ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Copilot, AI एंड many more। ये सारे टर्म्स अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये कमाल है हमारे रिसर्चर्स का। चाहे किसी खाने की रेसिपी को जानना हो, या फिर कोई स्टडी प्लान बनाना है, या फिर जिम वाली डाइट, बस इन ऐप्स को खोला और उसमें अपने क्वेश्चन डाल दिए। कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने पूरा सॉल्यूशन रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे कोई इमेज जनरेट करनी हो या फिर कोई अपनी प्रेजेंटेशन बनानी हो, यहाँ तक कि पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बेसिक डेवलपमेंट का काम जो 2-3 दिन में होता था, अब वह कुछ मिनट का हो गया है। एंड ऑल थैंक्स टू आवर AI रिसर्चर्स जिन्होंने ये AI मॉडल्स डेवलप किए और ह्यूमन लैंग्वेज विच इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमंस हमारी मशीन्स को भी सिखा दी। पर सवाल तो बनता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और आखिर ये फील्ड आई कैसे। तो इन सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि बैकबोन है इन सारे ऐप्स के, वो आखिर कैसे काम करते हैं। So welcome to my channel, and in today's video we are going to cover the full history and evolution of embeddings जो कि हमारे मेन फ्यूल हैं हमारे AI मॉडल्स के चलने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एम्बेडिंग्स होती क्या है। एम्बेडिंग्स किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब ये वर्ड्स इस फॉर्म में आ जाते हैं उसके बाद हमारी मशीन्स इन्हें समझ पाती है। अब जानते हैं कि आखिर इनकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे इवॉल्व हुई। जिसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे द सिंपलेस्ट वे टू आइडेंटिफाई अ वर्ड कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग। अब ऐसा इमेजिन करते हैं कि आपके पास कुछ वर्ड्स की लिस्ट है, इनको नंबर्स में कैसे बदला जाए। सबसे बेसिक तरीका होता है वन हॉट एनकोडिंग। ये ऐसे काम करता है कि हर वर्ड को डिस्टिंक्ट ID दे दी गई है। इसमें 2 की कॉन्सेप्ट हैं, वर्ड्स विच इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज और वोकेबलरी या डिक्शनरी जिसको कहते हैं लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स दैट वी नो। तो हम यूनिक वर्ड्स लेकर वोकेबलरी बनाते हैं, हर वर्ड को इंडेक्स देते हैं और फिर इन वर्ड्स को वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का साइज होता है टोटल वोकेबलरी के लेंथ के बराबर। उस वेक्टर में सब कुछ 0 होता है, सिर्फ उस इंडेक्स पे 1 होता है जहाँ वर्ड होता है डिक्शनरी में। अब ये सुनने में अच्छा लगा कि ऐसे हम लोग बना सकते हैं, बट इसके लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हाई डायमेंशनैलिटी एंड स्पार्सिटी, मतलब अगर डिक्शनरी में 50,000 यूनिक वर्ड्स हैं तो हर वर्ड के वेक्टर का लेंथ 50,000 होएगा, जिसमें 49,999 0 होंगे और सिर्फ एक 1 होगा जहाँ पे वर्ड आता है। दूसरा ये है कि नो मीनिंगफुल रिलेशन। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, जैसे मैन विल बी इक्वली डिफरेंट फ्रॉम वुमेन एज अ मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एप्पल। लेकिन हम जानते हैं कि मैन एंड वुमेन बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स, बट मैन एंड एप्पल, मैन इज ह्यूमन एंड एप्पल इज फ्रूट। इसके बाद फिर आता है अनजान वर्ड्स या फॉर्मली बोला जाए आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स। कोई वर्ड जो डिक्शनरी या वोकेबलरी में नहीं है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा बेसिक तरीका। अब आगे देखते हैं बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में। तो अभी वन हॉट एनकोडिंग काम आता है इंडिविजुअल लेवल पर वर्ड्स के, पर अगर पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे करेंगे। उसमें आती है ये टेक्निक काम। इसमें हम क्या करते हैं कि फिर से डिक्शनरी या वोकेबलरी बनाते हैं और फिर डॉक्यूमेंट जो कि हमारा सेंटेंस या पैराग्राफ या पूरी किताब हो सकती है उसको लेते हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेक्टर का साइज हमारे डिक्शनरी के ही बराबर होता है, बस इसमें एंट्रीज 1 या 0 ना होकर काउंट होता है कि कितनी बार कोई वर्ड उस डॉक्यूमेंट में आ रहा है। इस टॉपिक पर डिटेल में मैं लेक्चर बना रखा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस मेथड के भी कुछ नुकसान हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ वर्ड ऑर्डर, मतलब मैन बाइट्स अ डॉग बाइट्स अ मैन। बोथ विल हैव द सेम वेक्टर जबकि दोनों अलग सेंटेंस हैं। दूसरा ये होता है हाई डायमेंशनलिटी एंड स्पार्सिटी और तीसरा है डोमिनेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स जैसे ए एंड द, ये सारे वर्ड्स ज़्यादा आते हैं हमारे अंग्रेजी भाषा में। तो इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट के एक्चुअल सब्जेक्ट का पता नहीं चल पाता है बैग ऑफ वर्ड्स में। इस हाई फ्रीक्वेंसी वाली कमी को हमारा एवोल्यूशन ट्री में आने वाला अगला एल्गोरिदम, जिसे हम TF-IDF कहते हैं,
वो दूर करता है। TF-IDF दो टर्म से बना हुआ है, टर्म फ्रीक्वेंसी और दूसरा न्यूएस्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देते हैं और फिर वेक्टर बनाते हैं तो हमारा बनता है TF-IDF वेक्टर फॉर द वर्ड। इसमें भी वेक्टर का साइज हर वर्ड के लिए वोकैबुलरी के साइज के बराबर होता है। बस वेक्टर में सारे वर्ड्स के सामने TF-IDF स्कोर लिखा होता है। इस पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर ज़रूर देखें। अब इसके फ़ायदे होते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की यूनिक वर्ड्स को हाईलाइट करता है ये, जिससे यह इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में काफ़ी काम आता है। इससे हम पूरा का पूरा सर्च इंजन बना सकते हैं, पर इसकी भी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले अपनी वही आती है हाई डायमेंशनलिटी एंड हाई स्पार्सिटी की। दूसरी आती है कि नो सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब अभी भी ये मॉडल कार और ऑटोमोबाइल जैसे शब्द को अलग अलग ही मानेगा। और तीसरी आती है नो वर्ड ऑर्डर्स सिमिलर टू द बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। इतने सारे मेथड्स आने के बाद भी अभी तक कंप्यूटर्स लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे। एक वर्ड को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि लैंग्वेज समझ आ गई, क्योंकि सिमेंटिक एंड कॉन्टेक्चुअल ये दोनों मीनिंग मिसिंग थी। इसको सॉल्व करने के लिए एक रिमार्केबल आइडिया आया जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल हाइपोथेसिस, विच स्टेट्स यू शैल नो अ वर्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। मतलब कि वर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग उसके सराउंडिंग वर्ड्स से पता चलता है। इस आइडिया से बना डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशंस, जिसे हम आज एम्बेडिंग्स कहते हैं। अभी तक हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, अब डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो NLP में, जो कि हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का फील्ड है अपने AI में, उसमें एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल, जिस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो वहाँ जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ऊपर से जानते हैं कि ये क्या काम करता है। फॉर अ गिवन सेट ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट वर्ड क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना होता है। प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लैंग्वेज को मॉडल करते हैं। इस प्रेडिक्शन में जब न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ होता है तब उसे कहते हैं न्यूरल प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल, जिस रिसर्च पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब इसमें होता क्या है, न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्शन करने में अपने वेट्स अपडेट करता है और यही फाइनल वेट्स हमारी एम्बेडिंग्स कहलाती है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे पहला है ये स्पार्स एंड हाई डायमेंशनलिटी वेक्टर्स की जगह डेंस एंड लो डायमेंशन वेक्टर देता है। जैसे 50,000 वोकैब साइज के लिए हमारा 300 लेंथ का वेक्टर इज इनफ। साथ में सिमिलर वर्ड्स के वेक्टर मिलते जुलते हैं। इससे पता चला कि न्यूरल नेटवर्क ये काम कर सकते हैं, जिससे आया हमारे पास वर्ड टू वेक्ट मॉडल, जिसे हम द गेम चेंजर ऑफ स्टैटिक वर्ड एम्बेडिंग्स कह सकते हैं। इसको बनाया था गूगल की एक टीम ने, जो हमारे पिछले आइडिया पे डेवलप हुआ था। पिछला आइडिया बेंजियो करके एक सज्जन थे, उन्होंने लिखा था। वर्ड टू वेक्ट में दो टाइप के मॉडल्स होते हैं, सीबाओ यानी कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स, और दूसरा होता है स्किपग्राम। वर्ड टू वेक्ट के साथ ही साथ इसका एक कॉम्पिटिटर आया, जिसको हम ग्लव यानी ग्लोबल वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इन टॉपिक्स पर मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ जाके इसको देखें और पढ़ें। वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में इन तीनों मॉडल्स की बात हुई है। अब इनके फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। तो फ़ायदे वही पिछले वाले हो गए कि डेंस एंड लो डायमेंशनल वेक्टर्स, और दूसरा सिमेंटिक मीनिंग्स भी मिल गई। सिमेंटिक मीनिंग का मतलब हुआ कि राजा और रानी के वेक्टर्स आसपास रहेंगे, तो हमें वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप मिल जाएगा। लेकिन अभी भी इसका एक नुकसान है, अभी भी हमें कंटेक्चुअल मीनिंग नहीं पता चल रहा है। मतलब रिवर बैंक और बैंक अकाउंट, इन दोनों में बैंक का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, ये नहीं जान सकते। इसीलिए इन मेथड से जो एम्बेडिंग्स आती है उसे स्टैटिक एम्बेडिंग्स कहा जाता है, ना कि डायनेमिक एम्बेडिंग्स। दूसरा ये हुआ कि आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स की एम्बेडिंग्स अभी भी नहीं मिल रही थी। तो ये सारी बात हमारी हुई 2014 तक की।
इस आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स को हैंडल करने के लिए 2016 में फेसबुक ने निकाला फास्ट टेक्स्ट। इसने वर्ड टू वेक मॉडल को ही एक्सटेंड किया बाय इनकॉर्पोरेटिंग सब वर्ड इंफॉर्मेशन। ये काम कैसे करता है कि वर्ड्स को एटॉमिक यूनिट ना समझ के ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है बाय बैग ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे एप्पल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग बैग ऑफ कैरेक्टर्स। और फिर ये सारे जो सब वर्ड्स हैं इनके वेक्टर के सम से उस वर्ड की एम्बेडिंग्स आती है। इसके फ़ायदे हो गए, आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स की जो प्रॉब्लम थी उसका रिप्रेजेंटेशन मिल गया। दूसरा क्या हुआ कि जिसके रूट वर्ड सेम है और सफिक्स या प्रीफिक्स लगा है उनकी एम्बेडिंग सिमिलर होएगी, जिसको फॉर्मली बोला जाता है कैप्चरिंग द मॉर्फोलॉजी। इतना होने के बाद भी ये स्टैटिक एम्बेडिंग्स ही थी, मतलब कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं मिल रहा था। फाइनली 2018 में आखिर वो शाम आ ही गई जब मशीन्स इंसानी भाषा को समझेंगे ये माना जाने लगा। लेकिन 2018 के पहले 2017 में एक काफ़ी रिमार्केबल रिसर्च हुई थी जिसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। पहले जानते हैं 2018 वाले मॉडल की बात। तो अभी पिछले सारे मॉडल्स की लिमिटेशन थी कि दे वर लैकिंग इन प्रोड्यूसिंग कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स, जिसका सॉल्यूशन आया एल्मो नाम के मॉडल में। एल्मो का मतलब होता है एम्बेडिंग्स फॉर लैंग्वेज मॉडल्स। दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय एलन इंस्टीट्यूट फॉर एआई इन द ईयर 2018। अब ये काम कैसे करता है? एल्मो यूज़ करता है डीप बाई डायरेक्शनल LSTM नेटवर्क। LSTM मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स। LSTMs न्यूरल नेटवर्क के ऐसे फॉर्म हैं जिन्हें बनाया गया था टू प्रोसेस द सीक्वेंस ऑफ डेटा, जैसे वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दो LSTM, एक जो टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करे और दूसरा जो टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट प्रोसेस करे। इसमें हम एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट दोनों साइड से पता कर सकते हैं। फाइनली जो एम्बेडिंग्स आती है किसी भी वर्ड की एल्मो से, वो होती है दोनों LSTM के सारे हिडन लेयर के वेट्स की वेटेड सम। ये एम्बेडिंग जो जनरेट होती है ये भी वेट्स होते हैं जो कि दूसरे काम करने में मॉडल्स अपडेट करता है। जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहा है और उसमें अपने इसने वेट अपडेट करे, और फिर ये जो अपडेटेड वेट्स हैं दोज आर कॉल्ड एज एम्बेडिंग्स। इट इज सिमिलर टू हाउ वर्ड टू वेक लर्न एम्बेडिंग्स इन डूइंग लैंग्वेज मॉडलिंग। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है कंटेक्चुअल एम्बेडिंग, फिर आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंसेज ऑन अदर NLP टास्क बिकॉज एम्बेडिंग्स हैव इम्प्रूव। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे तो आता है सबसे पहले कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। LSTMs एंड RNN इन जनरल एक एक वर्ड प्रोसेस करते हैं, जिससे ये काफ़ी कंप्यूटेशनली स्लो होता है। एंड इट लिमिट्स पैरेललाइजेशन, मतलब एक साथ सारे वर्ड्स प्रोसेस नहीं कर सकते। दूसरा आता है कि डिफ़िकल्टी इन कैप्चरिंग लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी विच इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द मॉडल्स लाइक LSTMs एंड RNNs। अब फाइनली हम बात करेंगे अपने मॉडर्न डे मॉडल्स की, और इनको जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं एक रिवोल्यूशनरी आइडिया जिसे कहते हैं अटेंशन। तो 2018 से एक साल पहले चले तो वासवानी करके एक सज्जन है जिन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इन दिस पेपर दे इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो कि हमारे LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का बैकबोन है। इस आर्किटेक्चर से हमने रिकरेंट लेयर्स, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, इन सब पर से अपना रिलायंस हटाया और पूरी तरह से गए एक मैकेनिज्म के पास जिसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। ये इनोवेशन मासिव पैरेललाइजेशन अनलॉक किया और मॉडल्स की लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी कैप्चर करने की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, जो हमें आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तक पहुंचाया है। अब ट्रांसफॉर्मर के कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स को देखते हैं एम्बेडिंग्स के लिए। सबसे पहला आता है इनपुट एम्बेडिंग्स, जिसमें वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले और उसे मॉडल में फीड करते हैं। ये वेक्टर्स किसी भी प्रीवियस मॉडल से आ सकते हैं। दूसरा आता है पोजिशनल एनकोडिंग्स। ये ज़रूरी होता है काफ़ी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स सारे वर्ड्स एक साथ प्रोसेस करता है रदर देन सिक्वेंशियली, तो उन्हें एक तरीका चाहता है जिससे वो वर्ड ऑर्डर्स पर नज़र रख सके।
पोजिशनल इनकोडिंग्स ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो इनपुट एम्बेडिंग के साथ जुड़े रहते हैं, जो वर्ड्स की सीक्वेंस में एब्सोल्यूट या रिलेटिव पोजीशन बताते हैं। और फिर तीसरा आता है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ये ट्रांसफॉर्मर्स की जान है, जहाँ पर सारा जादू होता है। इसकी मदद से मॉडल सीक्वेंस में प्रेजेंट हर शब्द के लिए दूसरे सारे शब्दों के कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ये डिसाइड करता है। इससे मॉडल हर वर्ड का कंटेक्चुअली रिच इंपॉर्टेंस प्रोड्यूस करने में सफल होता है। ये काम होता है 3 वेक्टर्स की मदद से, क्वेरी, की और वैल्यू। फिर क्वेरी वर्ड और की वर्ड के बीच में अटेंशन स्कोर कैलकुलेट होता है। फाइनली ये अटेंशन स्कोर वैल्यू वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और फिर इनका सम हमें कंटेक्चुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन देता है अपने क्वेरी वर्ड का। कंटेक्चुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है दूसरे वर्ड्स के लिए हमारा ये पर्टिकुलर वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अटेंशन मैकेनिज्म की वजह से हम ये कर पाते हैं। इसके बाद फिर चौथा आता है मल्टी हेड अटेंशन। सिर्फ एक अटेंशन की जगह ट्रांसफॉर्मर मल्टीपल अटेंशन यूज़ करता है इन पैरेलल, और ये इंडिविजुअल अटेंशन हेड्स दूसरे तरह के वर्ड रिलेशनशिप पर फोकस कर सकते हैं, जैसे सिंटैक्टिक, सेमेंटिक या फिर कॉन्फ्रेंस। और फिर इन सब का रिजल्ट्स एक साथ जोड़कर इन्हें लीनियरली ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और फिर फाइनली फीड फॉरवर्ड नेटवर्क आता है, जिसमें ये सारे पोजीशंस इंडिपेंडेंटली पास होते हैं। तो इस तरह से हमारा अटेंशन मैकेनिज्म काम करता है। अगर आप ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यही टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न डे LLMs में यूज़ होती है। सबसे पहला ट्रांसफार्मर मॉडल जो काफ़ी फेमस हुआ एंड वॉज अडॉप्टेड वाइडली वॉज BERT। BERT का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स, जिसे गूगल ने बनाया था साल 2018 में। BERT और उस पर बेस्ड मॉडल्स जो हमारे प्रेजेंट डे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे GPT-3, GPT-4, llama, Gemini एटसेट्रा, इनके डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं। अब करते हैं कुछ फ़ायदे और नुकसान की बात। फ़ायदे तो आपने देखे होंगे अनेक फ़ायदे। ये जो सारी दिक्कतें थी, आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, नॉन कंटेक्चुअल मीनिंग्स, सिमेंटिक मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें दूर हो गई। सिर्फ यही नहीं, जो सीक्वेंस प्रोसेसिंग चल रही थी उसको पैरेलल प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे हमें सेकंड्स में आंसर मिल पाता है। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान नहीं है? हाँ, नुकसान है। इनको चलाने के लिए, पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए हमारा हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मल्टीपल GPUs होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले गिबली आर्ट काफ़ी फेमस हुआ था, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया और सब लोगों ने अपनी इमेजेस गिबली स्टाइल में बनाना शुरू करी। तो हमारे OpenAI के CEO सैम अल्टमैन का एक स्टेटमेंट आया कि आवर CPUs आर मेल्टिंग, प्लीज स्टॉप। इसका मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा पावर्स यूज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो इसलिए अभी ये दिक्कत है कि हम इसे एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाएं। ये सारे मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए नेक्स्ट रिसर्च मुझे जहाँ तक लगती है इन द फील्ड ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द मॉडल्स होगी इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी कि आखिर कैसे ये मशीन्स ह्यूमन लैंग्वेज को समझती हैं और कैसे हमारे रिसर्चर्स ने ये सब पॉसिबल बनाया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बाकी सारी प्लेलिस्ट पे भी नज़र बनाए रखना।